नमस्कार दोस्तों, आज चाइना पूरे रणनीतिक तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चाहे ऊपरी भाग की बात करें, वहां पर सड़क का बहाना बनाकर घेरने की कोशिश, चाहे भारत के दक्षिणतम भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक कैप्चर करने की कोशिश हो। यानी कि भारत किस प्रकार से हिंद महासागर के अंदर अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है, हर प्रकार की स्थिति को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। शायद चाइना यहाँ पर भूल गया है कि उससे कैप्चर करने के लिए खास करके हिंद महासागर के अंदर केवल एक तटीय राज्य ही काफी है, जिसका नाम है उड़ीसा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चाइना की बढ़ती हुई गतिविधि के ऊपर उड़ीसा बहुत अच्छे से निगरानी रखने का काम करता है। दूसरा, शायद आपके मन में सवाल कभी नहीं आया होगा, या फिर अगर आया है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि भारत के पास में इतने सारे तटीय राज्य होने के बावजूद भी भारत केवल उड़ीसा के अंदर ही मिसाइल परीक्षण क्यों करता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी को पता होगा कि एक समय भारत के अंदर सड़क जाल बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरफ से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लाया गया था। ठीक उसी प्रकार का काम आज उड़ीसा की सरकार कर रही है और इस वजह से जीडीपी के मामले में उड़ीसा 15वें स्थान पर पहुंचा है। और आने वाले टाइम में जीडीपी के मामले में और उड़ीसा के अंदर डेवलपमेंट के मामले में क्या क्या बदलाव होगा, उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत के सारे राज्य एक तरफ और उड़ीसा आपको एक तरफ दिखाई देने वाला है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का मैप। और भारत के मैप में अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई देगा भारत का एक तटीय राज्य जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा का तट काफी लंबा चौड़ा है वैसे, है ना। उड़ीसा का जो तट है ना वो बे ऑफ बंगाल से यानी कि बंगाल की खाड़ी से पूरा 480 किलोमीटर तक लगता है, बड़ा लंबा है। दूसरा, यहीं से मलक्का स्ट्रेट, इंडो पैसिफिक एरिया तक कवर होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि ये चाइना की मौजूदगी को कवर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना की मौजूदगी कैसे कवर होती है, सबसे पहले आप जरा देखिए, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है चाइना। और चाइना ने क्या किया है, अभी हाल ही में यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाई है। और ये आप सभी को याद होगा CPEC, जिसमें भी पाकिस्तान में भी इसने सड़कें बनाई हैं। अब नीचे वाले इलाके क्या है, पूरा समुद्री इलाका आ गया है। तो चाइना ने क्या किया है कि पहले तो चाइना बढ़कर आया है म्यांमार के क्योक्यूब एरिया तक। क्योक्यूब एक द्वीप है, इसको इसने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। क्यों? क्योंकि भारत के इस वाले इलाके में इसको निगरानी रखना था। दूसरा, ये आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी चाइना आ गया, जहां पर इसने हम्बनटोटा द्वीप जो है लीज पर ले लिया, वो भी 99 साल के लिए। ये वाला भी ले लिया। अब ये लीज पर कैसे लिया, पहले श्रीलंका को कर्ज दिया और श्रीलंका जब कर्ज चुकाने में अहम नहीं हो पाई, मतलब नहीं दे पाया कर्ज, तो श्रीलंका वालों से बोला कि तुम्हारा एक छोटा सा द्वीप है हम्बनटोटा, वो मुझे दे दो। क्यों चाहिए था? क्योंकि भारत के ऊपर निगरानी करने का काम करना था। यहाँ से भी निगरानी, यहाँ से भी निगरानी। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अगर हम आए तो आप सभी को याद होगा एक द्वीप जिसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ था अभी कुछ समय पहले। याद आया कुछ? अरे याद तो आया ही होगा। कौन सा द्वीप है? पिज्जू वाला द्वीप, जिसका नाम है मालदीव। मालदीव का भी कुछ छोटे से द्वीप इसने अपने लीज पर ले लिया, यहाँ से भी निगरानी। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ग्वादर बंदरगाह तो इसके पास में है ही, जो कि पाकिस्तान का बंदरगाह है। तो आप समझ गए हैं ना कि भारत को किस प्रकार से नीचे वाले इलाके में चाइना ने कैप्चर कर लिया। अब जरा देखिए, चाइना ने यहाँ कैप्चर करना शुरू कर दिया, पर चाइना भूल गया कि ये वही स्थान है जहां से चाइना व्यापार करता है। क्या करता है? व्यापार करता है। अब इसके ऊपर कैप्चर करने के लिए भारत ने 2 प्रकार की चाल चली। पहला, आप सभी को पता होगा, ये है अंडमान निकोबार। यहाँ पर अभी हाल ही में भारतीय नेवी को बहुत अच्छी तरीके से तैनात कर दिया कि यहाँ से निकलोगे हमारे पास ही होकर जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये हमारा इलाका है। दूसरा, ये है आप सभी को याद होगा उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में यहाँ बैठे बैठे पूरी निगरानी का काम किया जाता है कि भाई ये जो मलक्का स्ट्रेट है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच वाला रास्ता जहाँ से चाइना अपना समुद्री व्यापार करता है, यहाँ से निगरानी रखना बड़ा आसान है। यानी एक तो उड़ीसा में बैठे बैठे क्योक्यूब द्वीप पर क्या चल रहा है उसकी निगरानी।
दूसरा, बंगाल की खाड़ी में क्या चल रहा है, मतलब बांग्लादेश के आसपास आकर चाइना क्या कर रहा है उसकी निगरानी। फिर इधर श्रीलंका वाले इलाके में निगरानी। और चौथा, आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा जहां से चाइना व्यापार कर रहा है उसके ऊपर भी निगरानी। तो उड़ीसा कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से निगरानी करने का काम कर रहा है। दूसरा, उड़ीसा के अंदर भारत ने जो मिसाइलें तैनात कर रखी हैं उनकी रेंज कहां तक है, चाइना तक है। यानी अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का युद्ध चाइना के साथ में शुरू हो जाता है तो एक तो हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर बैठे बैठे मिसाइलें छोड़ने का काम कर सकते हैं, दूसरा हम बंगाल की खाड़ी से यानी कि उड़ीसा में बैठे बैठे भी चाइना के ऊपर मिसाइलें छोड़ने का काम कर सकते हैं। यानी अब चाइना वालों को केवल उड़ीसा के अंदर ही डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उड़ीसा के अरुणाचल प्रदेश के आसपास और उड़ीसा के आसपास दोनों ही जगह से डरने की जरूरत होने वाली है, क्योंकि यहाँ से मिसाइल छोड़ी जा सकती है। तीसरा, अगर कभी फ्यूचर में हिंद महासागर वाले इलाके में युद्ध हो जाता है, मान लीजिए इधर चाइना भी आ गया है, बांग्लादेश भी, म्यांमार, श्रीलंका, किसी के भी साथ में अगर युद्ध शुरू हो गया तो उड़ीसा के अंदर हमारा इतना बड़ा नेवल बेस बना हुआ है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई लाइन कभी नहीं टूट सकती। यानी कि सप्लाई लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बना दी है जिससे भारत सरकार को सपोर्ट मिलेगा। और आप सभी जानते होंगे कि उड़ीसा के अंदर ही हमारे नेवी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग बेस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मिसाइलें भी यहाँ पर हैं और एक सप्लाई चेन भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक हब ये बनाने की अभी तैयारी इसकी चल रही है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार भारत ने उड़ीसा को क्यों चुना है मिसाइल परीक्षण करने के लिए। चाइना कैसे कैप्चर हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत सरकार यहीं से मिसाइलों का परीक्षण क्यों करती है। और भी स्टेट है ना तटीय वाले, वहां से कर सकती हैं, यहाँ से क्यों करती हैं। अब जरा देखिए, डीआरडीओ ने अब तक यहाँ पे कई प्रकार के सफल परीक्षण किए हैं, जिनमें अगर हम उड़ीसा के तट की बात करें जहां से सफल परीक्षण होते हैं तो पहला रीजन इसका ये है, आप थोड़ा सा पीछे चलिए, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, उड़ीसा है ना, ये रहा उड़ीसा। अब मैंने बोला था कि उड़ीसा का बंगाल खाड़ी तक जो तट खुलता है वो है 480 किलोमीटर का। 480 किलोमीटर बोलने में छोटा शब्द है, बहुत लंबा होता है बाकी समुद्री इलाका 480 किलोमीटर का। ये 480 किलोमीटर का लंबा इलाका है, इस वजह से यहाँ मिसाइल छोड़ने में कोई खतरा नहीं है। अब आप देखिए, भारत के किसी ऊपरी एरिया में छोड़ दिया जाए और गलती से वो अगर किसी देश के अंदर चला जाए तो फिर युद्ध की शुरुआत हो सकती है ना। इसलिए उड़ीसा को चुना गया क्योंकि लंबा समुद्री एरिया यहाँ पर है। दूसरा, समुद्र के इलाके में अगर मिसाइल परीक्षण हो गया और बाई चांस अगर मिसाइल यहाँ पर फेल हो गई, मिसाइल अगर फेल हो गई तो वो समुद्र के अंदर गिर जाएगी, जिससे जान की मान की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर समुद्री इलाके के अंदर मिसाइल परीक्षण किया जा रहा है तो उसे ट्रैकिंग करना बड़ा आसान होता है। और इसी वजह से उड़ीसा के चांदीपुर और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को चुना गया क्योंकि वहां पर जनसंख्या भी कम है और समुद्री इलाके के साथ में टच इलाका है, इसलिए यहाँ से सफल परीक्षण किया जाता है। नहीं तो आप सभी जानते हैं अगर उड़ीसा में ना करें और हरियाणा के अंदर मिसाइल परीक्षण करें तो फिर मिसाइल कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर ही मिलेगी ना। आप सभी को याद होगा मार्च 2022 के अंदर एक बार हरियाणा का स्थान चुना गया था, हरियाणा सिरसा के आसपास का इलाका, जहां से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण करने की कोशिश करी। अब जैसे ही ब्रह्मोस को बोला कि भाई ठीक है इसका परीक्षण करना है, ब्रह्मोस को लगाया गया, परीक्षण जैसे स्टार्ट किया तो ब्रह्मोस उड़कर कहाँ चली गई, पाकिस्तान के अंदर चली गई। और पाकिस्तान बुरा परेशान हो गया था कि भारत ने तो अटैक कर दिया है, जबकि वो हमारा सफल परीक्षण टेस्ट था। कहाँ चली गई, पाकिस्तान। मतलब मिसाइलें भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जाना कहाँ पर है। और इसी वजह से अब हरियाणा को छोड़कर कहाँ आना पड़ता है, तटीय वाले इलाके में। और यहाँ ब्रह्मोस, पृथ्वी और इसके अलावा अग्नि, कई प्रकार की मिसाइलों का भी सफल परीक्षण यहाँ पे हो चुका है। कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। तो ये बात भी शायद आपको समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के अंदर जो जीडीपी का अभी नए प्रकार का गेम चल रहा है उसके बारे में। ये आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत, और भारत के अंदर आप सभी को याद होगा इस प्रकार का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चलाई थी, किसने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, जिससे भारत के अंदर जो भी आज सड़कें बनाई है ना, उनका श्रेय केवल एक ही प्रधानमंत्री को जाता है और वो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उन्होंने जिस प्रकार से सड़क के माध्यम से यहाँ पर कनेक्ट किया था, ठीक उसी प्रकार से उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। उन्होंने इस परियोजना को थोड़ा सा अलग वे में ले लिया। अलग वे में कैसे लिया कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सड़क के माध्यम से कनेक्ट किया था,
उस प्रकार से इन्होंने उड़ीसा के 4 जिलों को अलग अलग चीजों के माध्यम से कनेक्ट किया, जिससे अलग अलग चीजों के साथ में जब कनेक्ट होकर चलेगा तो बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर पैसा बनना शुरू हो जाएगा उड़ीसा के अंदर। अब आप जरा देखिए, ये है उड़ीसा, है ना, जो तटीय इलाका है उड़ीसा। उड़ीसा में हम सबसे पहले बात करें तो पुरी आता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो पुरी से सीधा कनेक्ट किया किसके साथ में? भुवनेश्वर के साथ में। भुवनेश्वर को कनेक्ट किया कटक के साथ में, और कटक को किया किसके साथ में? पारादीप बंदरगाह के साथ में। अब ये कनेक्शन कैसा है, अब जरा सुनिए, इसको कनेक्ट कैसे किया गया है? अलग अलग व्यापार के माध्यम से इनको कनेक्ट कर दिया। जैसे आप देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कटक और भुवनेश्वर की। कटक और भुवनेश्वर को बहनें कहा जाता है, जुड़वा, क्योंकि दोनों को साथ में विकसित किया गया और दोनों जुड़वा बहनें कहलाती हैं, क्योंकि ज्यादा दूरी भी नहीं है, 100-120 किलोमीटर के आसपास इनकी दूरी है सभी शहरों की। अब इनके अंदर जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक में अलग अलग काम को लेकर डेवलपमेंट है। जैसे अगर हम बात करें कटक की, तो कटक में क्या है? व्यापारिक हब है, व्यापार उद्योग वगैरह बहुत अच्छे से चलता है। इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ में? आईटी सेक्टर के साथ में, जो कि भुवनेश्वर के अंदर है, शिक्षा को बढ़ावा दे दिया। यहां से आगे बढ़े तो फिर आएंगे पुरी के अंदर, जो धर्म से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, जिसमें देश विदेश के अलग अलग पर्यटक यहां पर आते हैं। और फिर इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया बंदरगाह के साथ में, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग चीजें आती है, यानी कि आयात और निर्यात बहुत ज्यादा तेजी से होता है। अब उड़ीसा के ये चारों के चारों शहर अगर एक साथ मिलकर वर्क करेंगे तो उड़ीसा में कितना पैसा आने वाला। आप देखिए, कोई लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, पुरी के अंदर जा रहे हैं, फिर तकनीक चीजें में भी वो बड़ा हुआ है, कटक आपको मिलेगा, फिर यहाँ पर भुवनेश्वर मिलेगा, फिर पारादीप जो बंदरगाह है आप सभी जानते हैं। तो इन सबको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और इसे कनेक्ट करने के साथ मोहन चरण मांझी की तरफ से ये कहा गया कि आज तो उड़ीसा जीडीपी के मामले में भारत का 15वां राज्य है, पर हमारा 2047 का जिस प्रकार का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग क्या होगा? आज अर्थव्यवस्था में 22.4 अरब डॉलर का हमारा योगदान रहता है। आने वाले 2047 तक 500 अरब डॉलर का होगा, और इसके साथ ही उड़ीसा बनेगा विकसित। आप जरा सोचिए, वो स्टेट तो जरूर विकसित बनना चाहिए जहां पर मिसाइल परीक्षण होता है, वो स्टेट जहां पर ज्यादातर चाइना के ऊपर निगरानी रखने का काम किया जाता है। और हम भी यही चाहेंगे कि ये राज्य बहुत जल्दी तरक्की करे और बहुत जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो उन सभी का फायदा किसको मिलेगा? खास करके हमारी नेवी तक को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। अब जीडीपी के अंदर यहाँ पर योगदान चल रहा है, और इससे अलग 80 प्रकार की परियोजना तक यहाँ पर चलाई जा रही है, जिससे आज हमारी जीडीपी 4th स्थान पर है। आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जीडीपी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एआई के माध्यम में भी सर्वम यहाँ पर आगे चल रहा है। सारी कुछ चीजें यहाँ पर उड़ीसा के अंदर हो रही हैं। तो क्या आप जानते थे कि उड़ीसा के अंदर ही मिसाइल परीक्षण का स्थान क्यों चुना था? क्या आप जानते थे कि चाइना के ऊपर निगरानी बनाए रखने के लिए उड़ीसा बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप उड़ीसा से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, जरूर से लिखिएगा, और उड़ीसा वासियों को ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट पिन मिलेगा, जिसका नाम है कमेंट, जो कि आपको नारी के नाम से मिलेगा, यानी कि एग्जाम नारी के नाम से कमेंट पिन मिलेगा। पहला कमेंट, उस पर जाके टाइप करना है फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ओटीपी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक कोड लगाना है नारी 100। ये जैसे आप लगाएंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।